विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म ये एक पारदर्शी माध्यम है, सामान्यतः कांच का बना होता है। इसकी जो आकृति है कुछ इस प्रकार से है। ये त्रिविम रचना है। इस तरह बनाई जा सकती है। इसका नाम रखें ABC DEF। यहाँ पृष्ठ दिखाई दे रहे हैं। पृष्ठ ABED और दूसरा है ACFD। ये दोनों मिलकर कहलाते हैं अपवर्तक पृष्ठ। और ये जो सामने दिखाई दे रहा है BCFE, ये कहलाता है प्रिज्म का आधार। और जहां ये अपवर्तक पृष्ठ आपस में कटते हैं, AD, ये जो कटान वाली लाइन है, ये कहलाती है अपवर्तक कोण। और एंगल BAC ले लें अथवा एंगल EDF, इनको कहते हैं प्रिज्म कोण, जो कि अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने हुए कोण हैं। और ये एक त्रिविम रचना है। प्रिज्म की रचना समझने के बाद प्रिज्म द्वारा अपवर्तन कैसे होता है, ये समझने के लिए हम इसका द्विविमीय चित्र बनाएंगे। यहां ABC, AB एक पृष्ठ है अपवर्तक, AC दूसरा अपवर्तक पृष्ठ है। यहाँ ये एक किरण आपतित हुई है, आपतित किरण कहलाएगी ये PQ। और इसका पृष्ठ से आपतन कोण नापने के लिए यहाँ अभिलंब की रचना करेंगे। ये अभिलंब QN कह सकते हैं। तो अभिलंब के साथ ये बना हुआ कोण आपतन कोण कहलाएगा। जैसे ये प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, अभिलंब की ओर झुकती है और ये हमें प्राप्त होती है QR, जिसे कहेंगे अपवर्तित किरण। और पुनः R बिंदु पर फिर अपवर्तन की क्रिया होने वाली है। तो यहाँ पर एक और अभिलंब की रचना करते हैं। ये M बिंदु नाम रख दिया, RM कह सकते हैं। ये जो दोनों अभिलंब जहाँ कट रहे हैं, ये बिंदु O है, तो OM एक दूसरा अभिलंब है। अब ये प्रकाश की किरण जो अपवर्तित है QR, R बिंदु से आगे जब जाएगी तो विरल माध्यम में जाएगी, पुनः अपवर्तित होगी और अभिलंब से दूर हटेगी। ये निर्गत किरण कहलाएगी RS। निर्गत किरण का अभिलंब से बना कोण E यानी एग्जिट एंगल कहलाता है। और ये अपवर्तन कोण R1 नाम दे देते हैं और इस कोण का नाम R2 रख देते हैं। यहाँ PQ आपतित किरण है, QR अपवर्तित किरण है और RS निर्गत किरण है। यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात और है वो ये कि विचलन कोण किसे कहते हैं। विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल
एंगल ऑफ डेविएशन, संकेत है डेल्टा। ये क्या होता है? यदि हम आपतित किरण को आगे बढ़ा दें और निर्गत किरण को पीछे बढ़ा दें तो इनकी दिशाओं के बीच बनने वाला ये जो कोण है, इनकी दिशाओं के बीच बनने वाला कोण जो है डेल्टा, यही कहलाता है विचलन कोण। यानी विचलन कोण की जो परिभाषा है वो होगी आपतित किरण एवं निर्गत किरण की दिशाओं के मध्य बनने वाला कोण विचलन कोण कहलाता है। अब इस विचलन कोण का अध्ययन थोड़ा और अधिक करना होगा। हम क्या करते हैं, अलग अलग आपतन कोण के लिए इस प्रयोग को दोहराते हैं और हर प्रयोग में विचलन कोण के मान ज्ञात करते हैं। और ऐसा करने पर अलग अलग आपतन कोण I के लिए प्रयोग को दोहराते हुए विचलन कोण ज्ञात करते हैं और I व डेल्टा में ग्राफ खींचते हैं। I और डेल्टा में जो ग्राफ खींचते हैं तो वो कुछ इस प्रकार का मिलेगा। ये आपतन कोण है, ये विचलन कोण है। ग्राफ की जो शेप है कुछ इस तरह की आती है। हम देखते हैं प्रत्येक आपतन कोण के संगत प्रत्येक विचलन कोण के संगत आपतन कोण के दो मान प्राप्त होते हैं। एक विशेष विचलन कोण ऐसा होता है जिसके संगत आपतन कोण का मान एक ही प्राप्त होता है। इस विशेष विचलन कोण को ही न्यूनतम विचलन कोण कहा जाता है। तो ये एक अलग बिंदु है विचलन कोण में, ये निकल के आया है। न्यूनतम विचलन कोण वह स्थिति है, विचलन कोण का वह न्यूनतम मान है जब उस स्थिति में अगर हम देखेंगे, जब ये प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में होता है, उस स्थिति में ये आपतन कोण और निर्गत कोण बराबर होते हैं और ये जो अपवर्तित किरण है QR, ये प्रिज्म के आधार इस BC के समांतर पाई जाती है। ये न्यूनतम विचलन की स्थिति में ऐसा मिलता है। यहाँ ये दोनों बातें मैं नोट करता हूं। न्यूनतम विचलन की स्थिति में ये जो आपतन कोण है और निर्गत कोण है ये बराबर होते हैं और इसके अलावा ये जो अपवर्तित किरण है QR, ये समांतर होती है आधार BC के। इस न्यूनतम विचलन की स्थिति में ही इस प्रयोग को हम आगे बढ़ाएंगे। इस स्थिति में अगर हम यहाँ के बिंदु Q पर लें, बिंदु Q पर अपवर्तन की परिभाषा से या कहें स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से म्यू GA यानी गिलास का एयर के विद रेस्पेक्ट जो अपवर्तनांक होगा वो होगा sin I अपॉन sin R1। इस एंगल को हमने R1 लिया है और यदि यही कंडीशन हम पॉइंट R पर लगाएं
क्योंकि इस स्थिति में निर्गत किरण को यदि आपतित माना जाए तो आपतित किरण निर्गत किरण में बदल जाती है। न्यूनतम विचलन की शर्त की बात चल रही है। तो पुनः म्यू जी ए को ऐसे भी कहा जा सकता है साइन ई अपॉन साइन R2। यहाँ ये एंगल R2 है। इसको यदि हम इक्वेशन फर्स्ट कहें, इसको अगर हम इक्वेशन सेकंड कहें, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए बाई फर्स्ट एंड सेकंड साइन I अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू साइन E अपॉन साइन R2। यहाँ देखिएगा I और E बराबर होने की वजह से अंश बराबर होंगे, तो हर भी बराबर होने चाहिए। तो हम यहाँ ये निष्कर्ष निकाल के लाएंगे R1 बराबर R2 और जिसे हम नया नाम दे दें R। ये हमने मान लिया दोनों बराबर है किसके, R के। ऐसा हम कैसे कर पाए, हम इस शर्त का उपयोग करके कर पाए कि I और E बराबर होते हैं तो R1 R2 भी बराबर होंगे, जो हमने R के बराबर मान लिया है। इससे और आगे चलते हैं। ये जो रिजल्ट लेकर आए हैं नंबर 3, ये मैं यहाँ पर फिर से नोट कर देता हूँ। R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R नंबर 3। अब लीजिएगा इस चित्र की ज्यामिति से यहाँ हम एक देख पा रहे हैं चतुर्भुज बना हुआ है। कौन सा, AQOR में। देखिए ये जो एंगल है पॉइंट Q पर जो बना है ये वाला, ये अभिलंब है इस भुजा पर, तो ये 90 का होगा। इसी तरह ये वाला जो एंगल है, ये डॉटेड जो लाइन है अभिलंब है इस भुजा पर, तो ये 90 का होगा। चतुर्भुज के ये जो 4 कोण हैं कुल मिलाकर के, इन 4 में से ये 2 तो 90 के हो गए, तो निश्चित रूप से बाकी दोनों मिलकर के 180 के बचेंगे, क्योंकि चारों कोणों का योग 360 होता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कोण A प्लस कोण O प्लस 90 प्लस 90 360। इस आधार पर A और O का जो योग है ये 180 मिलेगा। पुनः लेते हैं हम त्रिभुज QOR में, त्रिभुज QOR। ये जो त्रिभुज है इसमें भी तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो उसे ऐसे लिख पाएंगे कोण O प्लस कोण R1 प्लस कोण R2 इज इक्वल टू 180। इक्वेशन नंबर 5। 4 और 5 इक्वेशन की राइट हैंड साइड इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए। और जब इनको इक्वल रखेंगे तो O से O कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट आएगा एंगल A इज इक्वल टू एंगल R1 प्लस एंगल R2। इसको हम चाहें तो एक नया नंबर दे दें 6, और जैसा हम इक्वेशन 3 में लिखा है, इक्वेशन 3 उसका अगर यूज कर लें तो जो एंगल A है, एंगल का निशान लगाना जरूरी नहीं है, वो A है वो इक्वल होगा R1 इज इक्वल टू R1 R2, यानी दोनों को R लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं R जो है वो A/2, 2R इज इक्वल टू A, R इज इक्वल टू A/2। इसको भी ये समीकरण दोनों मिल आपस में लगभग सेम है, तो इनको हमने A और B, 6A और 6B नाम दे दिया। इस तरह हमने R का मान A के रूप में ज्ञात कर दिया है। अब हम लेते हैं इस विचलन कोण के बारे में बात करते हैं। ये जो पॉइंट है इसका नाम रख दे अगर हम T, ये जो कटान बिंदु है इसका नाम रख दे अगर हम O। तो जैसा चित्र में दिख रहा है विचलन
कोण, विचलन कोण यानी डेल्टा, जिसे अगर हम नाम देखें यहाँ तो बन रहा है एंगल TUR, एंगल TUR। और चित्र की ज्यामिति से जैसा हम जानते हैं किसी त्रिभुज का जो बहिष्कोण है अंतः अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, यानी ये जो बहिष्कोण है इस त्रिभुज के अंदर के इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो अब हम इस त्रिभुज के अंदर चलते हैं, त्रिभुज UQR से ये जो डेल्टा है एंगल TUR ये इक्वल होगा एंगल UQR प्लस एंगल URQ। और जैसा आप देख रहे हैं ये जो एंगल है इसे हम लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का कंप्लीट एंगल माइनस R1, और ये जो कंप्लीट एंगल है शीर्षाभिमुख कोण की परिभाषा से I के बराबर होगा, यानी ये कोण हम लिख सकते हैं I माइनस R1। UQR की जगह लिख सकते हैं I माइनस R1 प्लस URQ। इस एंगल को लिखा जा सकता है ये कंप्लीट एंगल और माइनस ये R2। ये कंप्लीट एंगल जो है इस E के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं E माइनस R2। अब देखें जैसा हमें मालूम है I और E तो इक्वल है, तो ये I और E को भी हमने क्या कह दिया I, और माइनस R1 प्लस R2। और R1 प्लस R2 किसके इक्वल आया हुआ है? A के इक्वल आया हुआ है। डेल्टा इज इक्वल टू 2I माइनस A। तो यहां से अगर हम I की वैल्यू निकालेंगे तो I की वैल्यू आएगी I इज इक्वल टू डेल्टा प्लस A बाई 2। इसको नंबर दें 7। इस तरह हम I प्राप्त कर चुके हैं, R प्राप्त कर चुके हैं। अब अपवर्तनांक की परिभाषा से अपवर्तनांक म्यू इक्वल होता है साइन I अपॉन साइन R। वैल्यू पुट कर दें, साइन I के स्थान पर डेल्टा प्लस A बाई 2 और R के स्थान पर साइन A बाई 2। इसके बाद जैसा हम जानते हैं अगर कोण छोटे हों, छोटे कोणों के लिए साइन थीटा को लगभग थीटा लिया जा सकता है। तो इस आधार पर ये दोनों साइन छोड़ देंगे, इनके स्थान पर ये एंगल लिखेंगे। एंगल लिखेंगे तो दोनों के बटे में 2 है जो कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा म्यू इज इक्वल टू डेल्टा प्लस A अपॉन A। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो मिलेगा डेल्टा प्लस A इज इक्वल टू म्यू A। डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू A। हम पक्षांतरण करके प्राप्त करेंगे। ये जो डेल्टा है ये विचलन कोण है जो न्यूनतम विचलन कोण है, और ये म्यू प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है और A प्रिज्म कोण है। तो ये इन 3 राशियों में एक संबंध है जो काफी महत्वपूर्ण है। कई बार ये बड़ा प्रश्न बोर्ड में आया हुआ है। धन्यवाद।